देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक दे रखा है कि हमारे पास एक बोट है जिसका मास जो है वो 160 केजी है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है। अब हमारे पास एक लड़का खड़ा है जिसका नाम मैंने फिजिक्स रखा हुआ है, जिसका मास कितना है, 40 केजी है। अब इसके अंदर होता क्या है, आपसे पूछा गया है कि ये जो बॉय है ये बेसिकली क्या करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसको हम सेंटर ऑफ मास को समझने की कोशिश करें। ये जो बॉय है ये मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये बॉय आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो फोर्सेस हैं वो किसके बीच में लग रही होंगी, बॉय या फिर मैन और बोट के बीच में, और ये जो दोनों फोर्सेस होंगी ये बराबर होंगी, बट इनके जो डायरेक्शन होंगे वो अपोजिट होंगे। इसका मतलब कि अगर ये आदमी जो है इस बोट में चलने की कोशिश करेगा, तो इसके अंदर केवल इंटरनल फोर्सेस होंगी। बट हमें पता है कि अगर ये इसके अंदर मूव करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि जो बोट होगी वो भी कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करेगी। तो मैं सपोज करता हूँ कि बोट जो है नेगेटिव एक्स में जा रही है, जब ये जो आदमी है ये पॉजिटिव एक्स में जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब इसमें एक चीज समझनी है हमको कि इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इस केस में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो हमें एक चीज पता होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी भी कितना है, 0 ही रहेगा। तो हम ये मानते हैं कि ये जो आदमी था, जो फिजिक्स इसका नाम था, वो एक एंड से दूसरे एंड पे गया बोट के, ठीक है। तो अगर कोई इससे पूछेगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये तो कहेगा कि मैंने तो 4 मीटर ही ट्रेवल किया। बट अगर कोई ऑब्जर्वर जो है जो कि यहाँ बाहर खड़ा हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ खड़ा हुआ है, तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, आपने 4 मीटर नहीं किया था, क्योंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट तो बोट भी करेगी। तो मैं मान लेता हूँ कि बोट ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना किया, x2, और आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो इसकी ये पोजीशन थी, इस पोजीशन से यहाँ तक गया, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x1। अब हमें मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है मेरा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो अब हम इसका यूज करेंगे कि हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डॉट x1 के x1 का सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, प्लस m2 डॉट डेल ऑफ x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें एक चीज है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें x1 जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और x2 जो है वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव या किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव, अगर एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा अल्टरनेटिवली नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल एफ एक्स एम क्या हो गया, 0। m1 कितना है हमारे पास, मास ऑफ 1, दिस इज 40, मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ x1, ये हमें निकालना है, माइनस m2 इज बेसिकली 160, मल्टीप्लाई बाय x2 del of x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू 200। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0 0 4 4 जा, दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x1 del of x1 माइनस 4 del of x2। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि del of x1 माइनस 4 del of x2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को और इस डिस्प्लेसमेंट को ऐड करूंगा तो इट हैज टू बी इक्वल टू 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 del of x1 प्लस del of x2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, x1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x2। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करता हूँ कि del of x1 प्लस del of x2 इज इक्वल टू 4, तो हमारी देखो वैल्यूज क्या हो जाएंगी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, सो दिस विल बिकम माइनस 5 टाइम्स ऑफ del of x2 इज इक्वल टू माइनस 4। तो del of x2 कम्स टू बी 4 अपॉन 5, दैट कम्स टू बी 0.8 मीटर्स। और अगर हमको x2 पता लग गया तो del of x1 कितना हो जाएगा, del of x1 comes to be 4 minus 0.8, that comes to be 3.2 मीटर।
तो हमारे पास हमें क्या पता लगा कि जो आदमी है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये ज्यादा है 3.2 मीटर, और जो बोट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, केवल 0.8 मीटर। यहाँ पे आप ऑलरेडी साइन ले चुके थे, इसलिए आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो आपका आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि x1 प्लस x2 मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ पे x1 x2 रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट बोट का होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो 0.8 मीटर होगा, और जो मैन या फिजिक्स जिसका हमने नाम था उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 3.2 मीटर्स। आई होप आपको अब सेंटर ऑफ मास की कहानी इन टर्म्स ऑफ इंटरनल फोर्सेस भी समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हमारा जो की पॉइंट है वो यही है कि अगर कभी भी आपके पास केवल इंटरनल फोर्सेस हैं तो आप क्या लेके चलेंगे कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली जीरो होगा। इसका मतलब कि वो पहले जहां पे था उसके अंदर जो चेंज होगा, बेसिकली जो चेंज जो है वो बेसिकली जीरो, डेफिनेटली जीरो ही रहेगा जब भी इंटरनल फोर्सेस लग रही होंगी। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी पोजीशन या अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस। अगर उसके पाथ को आपको चेंज करना है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।